अभी जो सर डोनाल्ड ट्रंप जो भी जो भारत के खिलाफ जो पॉलिसीज बना रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, इसके अलावा रूस से तेल खरीदने पाबंदी लगा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर तो सर विश्वास के रिश्ता जो बना है सालों से उस पर असर पड़ रहा है। तो इससे फिर क्वाड का भविष्य क्या होगा, इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे क्या होगा, क्वाड पे क्या होगा, ये डेफिनेटली सर इसी पे। ओके सर, लेट्स बिगिन। नमस्कार, मैं अभिलाष शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का खास शो डिफेंस बॉर्डर। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है सैयद अता हसनैन सर, जो कि भारतीय सेना में बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, कश्मीर को देख चुके हैं, कई सारे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस को अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर के तमाम फैसले ले रहे हैं, उसका असर क्या होगा भारत की स्ट्रेटजी पर, इंडो पैसिफिक पर, क्योंकि एक तरह से वो रूस के साथ भारत को बांटने की कोशिश के चक्कर में भारत और अमेरिका के बीच में सालों से जो संबंध बन रहे हैं उसको खराब करने पर तुले हुए हैं। तमाम चीजों बात करेंगे कि क्वाड का भविष्य क्या है, इंडो पैसिफिक में अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होगी, चीन क्या करेगा, भारत के लिए स्ट्रेटजी अब किस तरह से बनानी होगी। हमारे साथ हसनैन सर है, उनसे हम बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है पिछले, खास करके राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत को लेकर के टैरिफ लगा रहे हैं, रूस के साथ चाहते हैं कि भारत अपने संबंध को खत्म करे या तोड़े, तो इंडो पैसिफिक में अब अमेरिका कितना गंभीर बचा है चीन को काउंटर करने के लिए? देखिए, शुरुआत करते हैं ये कहकर कि भारत और अमेरिका दुनिया के तकरीबन सबसे बड़े डेमोक्रेसीज हैं। तो हमारे संबंध तो एक नेचुरल तरीके से, आप समझिए पराकृत तरीके से बनते हैं कि एज लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हमको आगे बढ़ना है। मगर इसके बावजूद देखा जाता है कि अमेरिका जो है आमतौर पे भारत को एक पैरिया स्टेटस देता है और बहुत टाइम पर जैसे हमारे संबंध बढ़ते जाते हैं, एकदम से कुछ ऐसी कार्रवाई होती है जिससे कि कुछ क्षण के लिए वो पीछे भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे 1998 में जब भारत ने परमाणु हथियार का टेस्ट किया था, तो आपको याद होगा कि 7 साल हो गए थे ऑलरेडी जब से संबंध बन रहे थे, और एकदम से इसमें बाधा आई और संबंध हमारे तकरीबन फिर पीछे आ गए काफी साल। और जब तक प्रेसिडेंट बुश आए, न्यूक्लियर डील हुई, तब जाके ये आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो ये डायनेमिज्म जो है भारत और यूएस के रिलेशनशिप में, संबंधों में, ये तो एक लगातार हमारी एक्सपीरियंस, तजुर्बा इसी के ऊपर हमारा है, और हमें इसके बारे में इतना मायूस नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक पासिंग फेज है। सदर ट्रंप जो है वो किसी परसेप्शन के साथ आए हैं। पिछले दफे अगर आपने देखा था कि 2016-2020 के बीच में जब वो थे, तो 2017-2020 के बीच में तो संबंध और किस्म के थे, कभी भी इस तरह की बाधाएं आई नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे वहां पर एज अ वेरी वेरी डीप फ्रेंड, टेक्सास में उनको वहां पर हेलो मोदी और सब चीजें उनके साथ थी वहां पर। मगर इस वक्त लग रहा है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने, एडवाइजर्स ने उनको ये बताया है कि ये रूस का यूक्रेन में घुसना और एक साथ चीन के साथ पास आना, ये जो है बड़ी खतरनाक चीज है अमेरिका और यूरोप के लिए। और इसमें भारत अगर जुड़ जाए रूस और चीन के साथ, तो पलटा जो बैलेंस है, पलटा जो है वो पलट सकता है इसका पूरा। किसी ना किसी तरह से भारत और रूस के 4 सिस्टम S-400 के $39,000 के, $5 बिलियन के हमने खरीदे, मगर हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाए गए। कार्ड्स का जो होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एनिमीज वाला जो एक्ट है, वो भी नहीं लगाया गया। हमने तेल खरीदा, उसका कुछ नहीं हुआ उसका। मगर इस दफे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शायद एक तरीके से स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी अमेरिका की ये समझ रही है कि ये गंभीर मामला बढ़ता जा रहा है कि भारत और रूस के संबंध अगर मजबूत रहे और चीन भी रूस के पास हुआ, तो ये ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सर, बाइडेन प्रशासन जो था उस वक्त भी हम देख रहे थे, और कई सारे अमेरिका के थिंक टैंक है वो लगातार ये कह रहे थे कि भारत के साथ विश्वास का रिश्ता बहाली करना चाहिए। खासकर विश्वास शब्द है, इसका उन्होंने बहुत बार जिक्र किया था। लेकिन ट्रंप जो भी कर रहे हैं, और आप जो जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो चीजें और ज्यादा शायद खराब होती हुई दिख रही है, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं जाकर के रिटेलिएट तो करना ही होगा। और जो एमईए का जो स्टेटमेंट आया था, वो भी कुछ हद तक संभव इसी तरफ इशारा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी तकरीबन जो सिचुएशन है, स्थिति जो है वो थोड़ी नाजुक है बेशक, मगर अभी इस जंक्चर पे पहुंची नहीं है
अभी तक। नेगोशिएशंस हो रहे हैं, डील के भी अपने इनके ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर भी, डील्स के ऊपर काफी प्रेशर किया जा रहा है। ये सब चीजें मुझे लग रहा है इस वक्त कि सदर ट्रंप का ये एक तरीका है ब्राउबीट करने का, किसी ना किसी तरह प्रेशराइज किया जाए, एक अमेरिका के पलटे में उनके तरफ एक बहुत फायदेमंद एक डील हो, और वो समझते हैं कि ये सब प्रेशराइज करके भारत जो है इसको मान जाएगा। मगर भारत वो भारत नहीं है जो 1991 में था या उससे पहले था, क्योंकि तब से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, अगले मेरे ख्याल में 10-15 साल के अंदर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि वो ट्रीटमेंट जो देते थे वो भारत को कुछ सालों को पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले, वो ट्रीटमेंट आप नहीं दे पाएंगे। और हम एक नेचुरल एलाइज हैं, नेचुरल पार्टनर्स हैं। इंडो पैसिफिक में हमारे एक कॉमन इंटरेस्ट है। ये चीन को, और हमारे चीन के साथ भी संबंध कोई मजबूत संबंध तो है नहीं। हम भी देखते हैं कि रूस के साथ हमारी रिलेशनशिप है चीन को काफी हद तक बैलेंस करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक पासिंग फेज है अभी, और हमारी डिप्लोमेसी की काबिलियत है, बहुत मजबूत काबिलियत है। ये सरकार जो है काफी तजुर्बेदार सरकार है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो एक प्रोफेशनल है। तो लेट्स होप, मैं देखता हूं कि अगले कुछ दिन इसके ऊपर बहुत विचार होगा, एंड वी विल हैव टू सी कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। आप सर इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? अगर जैसे आप ट्रंप कह रहे हैं कि हम लगातार टैरिफ को बढ़ाते जाएंगे अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है एमईए ने कहा है कि हम बंद नहीं करेंगे। तो आप अगले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने या 2 महीना में इस चीज को आप किस तरह दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, संबंध, ये ट्रंप साहब तो जो है वो तो हम जानते हैं उनको कि ही इज अ नोन इंटरनेशनल बुली, जिसको कहते हैं, ठीक है। बहुत देशों को उन्होंने बुली किया है, शायद भारत को नहीं बुली कर पाएंगे वो। अब मेरा ये विचार है कि वो बुली नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, उसके वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है अमेरिका में, अमेरिकन लीडरशिप का ज्यादा बढ़ रहा है। याद रखिए, अमेरिका में भी एक डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट चलाती है ये सब चीजें। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक डीप स्टेट है, वही चलाती है ये सब चीजें। तो दे आर ऑल पॉस्चर कर रहे हैं, इसको जैसे स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में कहते हैं पॉस्चरिंग कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हर फ्लैंक से वो, हर दिशा से कुछ ना कुछ प्रेशर डालेंगे भारत पे, ताकि भारत जो है वो इस प्रेशर के नीचे जो है वो विल्ट हो जाए बिल्कुल। और जो कंसेशंस वो मांग रहे हैं टैरिफ्स में, वो कंसेशंस उनको मिल जाए। ये कहानी पूरी जो है वो टैरिफ्स के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। ट्रंप साहब तो आप जानते हैं कि एक बिजनेसमैन है, एसेंशियली वो पूरी रिलेशनशिप को प्राइमरीली जो है वो एक बिजनेस एंगल से देखते हैं। मगर पीछे स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और भी थोड़ी मजबूत स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है अमेरिका में, और बेशक वो जरूर देख रहे होंगे किसी और तरीके से। और मेरे कोई वो दो विचार नहीं है इसके बारे में कि भारत के जितने डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेट्स हैं, वो आउटरीच कर रहे होंगे उस कम्युनिटी को भी, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी आफ्टर ऑल पहुंचना पड़ेगा, कुछ और क्वार्टर्स के अंदर पहुंचना पड़ेगा। तो ये सब एक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक क्रूसिबल के अंदर है, ठीक है, मेल्टिंग पॉट के अंदर है। इस वक्त हम नहीं कह सकते कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में कि कल रिलेशनशिप, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे और कल ठीक हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप इस तरह से बढ़ती जाएगी। और मैं समझता हूँ ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यही रवैया तकरीबन होगा आपकी रिलेशनशिप। मतलब बाकी जो उनका 3.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है उसमें। जी। लेकिन सर, भारत जो डिप्लोमेटिक संबंध में जो एक बैलेंस बनाता आया है, अगर अमेरिका से विश्वास टूटता है तो भारत मौजूदा स्थिति में, जब आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी आप चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, रूस पूरी तरह से खुलकर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। तो भारत के लिए अब स्ट्रेटजी आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बनानी चाहिए, खासकर इंडो पैसिफिक में? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसी स्थिति बनेगी। मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर की जो स्थिति थी, एक टेम्पररी स्थिति थी,
हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस गए थे, लोगों से मिले थे, अलग अलग इंपॉर्टेंट देशों से मिले थे, और मैं समझता हूँ भारत का नैरेटिव काफी अच्छी तरह से दुनिया ने समझा है। रूस एक ऐसा देश है जो बहुत पैशनेटली सामने नहीं आता है, और अपने जो विचार हैं उनके, वो उनके मीडिया में भी अगर आप देखें तो इतनी इतनी ट्रांसपेरेंटली जो है वो अपने कोई भी विचार को प्रकट नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक मिसरीडिंग होगी अगर हम कहें कि रूस के साथ हमारे संबंध में कुछ बाधा आई है, या जो हमारी वार्मथ थी उसके अंदर कुछ ठंड आई है, हम फ्रीजिंग हुई है। ये जरा जल्दी है इस तरह से पढ़ना इन चीजों को। हमारे मुझे मालूम है जी हाँ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तेल बेल का खरीदना जो है वो जरा कम होता जा रहा है प्रेशर के नीचे, और इसका भी असर होगा भारत और रूस के रिलेशंस के बीच में। मगर ये पूरी दुनिया का रवैया है इस वक्त, और अमेरिका तो सिर्फ भारत के साथ नहीं, ये पूरी दुनिया के साथ कर रहा है इस तरह से अपने अपने फायदे के लिए। तो वो ही है कि परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज जो कहते हैं ना, कि वो इस तरह के रिलेशनशिप्स में होते नहीं हैं। हर देश जो है अपने इंटरेस्ट खुद देखता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अमेरिका का संबंध, अमेरिका के संबंध जो पाकिस्तान के साथ है वो मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक है, और सीटो सेंटो के जमाने से हैं, जब से पाकिस्तान बना, सीटो सेंटो कोल्ड वॉर पीरियड के संबंध है वो। 1965 में भी, 1971 में अगर आपको याद है यूएसएस एंटरप्राइज की पूरी कहानी, तो यही उनके तरफ ही उन्होंने पूरे एक्शन जो थे वो उन्हीं की तरफ से किए थे। मगर तब से दुनिया बदली है काफी। बदलाव के बरखिलाफ अब भी अमेरिका ने ये समझा है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम देश नहीं, मगर एक बहुत अहम टेरिटरी है। मैं अमेरिका को, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को एक कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन रिलेशनशिप नहीं देखता हूं। मैं इसको आमतौर पे देखता हूं एज अ यूएस टू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ये जो टेरिटरी है पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिकली। यहीं से आप अंडरबेली, सेंट्रल एशिया की पूरी अंडरबेली है, रूस के पूरे जो रूट्स हैं टू द इंडियन ओशन, वो भी आपको याद है सोवियत यूनियन ने किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था 1979 के अंदर, ठीक है। और चीन के साथ संबंध पाकिस्तान के हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान को चीन के गोद में धक्का दे दे कंप्लीटली, वो चाहते हैं कि वो एक बैलेंस रिलेशनशिप रखे। तो हम जितना भी कुछ भी कहें भारत की तरफ से, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ेगा, और मगर हमको कहना चाहिए और हमको कहते रहना चाहिए। ये भी बहुत अहमियत रखता है कि हमको कहते रहना चाहिए। हमें पीछे बैठ कर ये नहीं कहना चाहिए कि सब गया, सब खो गया, हमारे संबंध गए, ऐसी कोई चीज नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में ये चीजें बड़ी डायनेमिक तरीके से बढ़ती हैं, और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन क्वाड का भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं? खास करके जब मतलब बाइडेन थे भी राष्ट्रपति, तभी उन्होंने क्वाड के बरक्स एक ऑकस को खड़ा करने की कोशिश की थी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के। उसके बाद फिर अब क्वाड है जिसमें जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, जो भी धमकियां दे रहे हैं, जो भी आप प्रेशर पॉलिटिक्स जो भी कहिए जिस आपने समझाया है, तो क्वाड का भविष्य आप इस संदर्भ में कैसे देख रहे हैं? अगर आप देखें तो सबसे पहला एक्शन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का 21 जनवरी 2025 जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शपथ ली, तो उसके बाद सबसे पहला एक्शन जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, वो था क्वाड की मीटिंग जी, और वो वाशिंगटन में, जहां पर जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे। तो अगर उस अंदाज से देखा जाए तो शायद मैं नहीं समझता कि इतनी अहमियत एकदम से क्वाड की कम हो गई है। हालांकि क्या हुआ है कि क्योंकि यूक्रेन पर इतना जोर हुआ है, क्योंकि गाजा पर इतना जोर हुआ है, अब ईरान पर इतना जोर हुआ है, तो ये मिडिल ईस्ट और यूरोप ने इंडो पैसिफिक के तरफ से अटेंशन जो है वो पूरी ड्रॉ कर ली। और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स, दुनिया में एनालिस्ट जो है वो इन शीर्षकों को ज्यादा कवर कर रहे हैं आजकल। इंडो पैसिफिक पे आपको बहुत कम एसेज मिलते हैं, थिंक टैंक्स के अंदर बहुत कम इस तरह की एनालिसिस मिलती है, डिस्कशंस मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडो पैसिफिक जो है वो अपनी अहमियत में कम हो गया है।
शैंग्री-ला डायलॉग अभी भी जारी है, और जब शैंग्री-ला डायलॉग होता है तो तकरीबन 1 महीने पहले 1 महीने बाद जो है पूरा सिस्टम जो है वो इंडो पैसिफिक का बहुत जिंजर अप हो जाता है। तो ये दुनिया की मतलब हदबंदियां हैं कि कितना अटेंशन कहां पर दे। मैं समझता हूं कि मिडिल ईस्ट में अभी एक गाजा का अगर थोड़ा ठंडा पड़े और ईरान की तरफ से कुछ ठंडाई आई है तो शायद मिडिल ईस्ट थोड़ा ओवरऑल थोड़ा स्टेबलाइज होगा। यूक्रेन से मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त दिख रही, मगर ऐसा अगर हो गया तो शायद अमेरिकी की तवज्जो जो है, फोकस जो है वो थोड़ा वापस इंडो पैसिफिक में आएगा। तब ऑटोमेटिक रियलाइजेशन ज्यादा आएगा कि भारत के बिना इंडो पैसिफिक सिर्फ पैसिफिक रह जाता है, इंडो नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस साल तो भारत में प्रस्तावित है क्वाड की बैठक होने वाली है, शायद पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे ख्याल में जो कोई शक नहीं कि ये होगा, जरूर ये होगा। अच्छा, ये हमारे संबंध इतने ट्रांजैक्शनल संबंध नहीं है इस वक्त। इनमें तभी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शायद हम भारत में कभी कभी जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में मायूस होते हैं। ये एक पासिंग फेज है, मैं अभी भी दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये पासिंग फेज है और मुझे कोई शक नहीं कि ये पूरा रिट्रीवल होगा इस सिचुएशन का। सर आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप अभी पिछले 3-4 महीने में ही देख ले तो वो जापान पे भी टैरिफ लगा चुके हैं। इनफैक्ट उनका प्रशासन तो ये तक बात कर रहा है कि हम दक्षिण कोरिया से अपने सैनिकों को भी कम करेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर तो मतलब आप जापान को आप कमजोर कर रहे हो, उसके पास सेना नहीं है, जाहिर सी बात है चीन के ऊपर में, जापान के ऊपर में चीन और रूस का दोनों का खतरा बढ़ेगा। अभी इन्होंने पिछले हफ्ते युद्धाभ्यास भी तो किया था जापान सागर के बगल में। तो फिर आप इन सब चीजों को लेकर एशिया की स्थिति तो बदलती जा रही है और चीन का जो है हेजेमनी स्थापित करने की जो कोशिश है, तो चीन और रूस तो पूरी तरह से आकर के और उस चीज को आगे ही बढ़ाएंगे वर्चस्व को। ये तो फिर एक फेट कंप्लाई की तरफ जा रहे हैं अमेरिका के। अगर वो कोरिया से भी ट्रूप्स फाइनली अपने, अगर तो कह रहे हैं, अगर उस पर सच्चाई के तौर पे वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जापान के साथ भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम कर देते हैं या पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कम कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ताइवान से भी, टाइवान को कोई मतलब नहीं रहा। एग्जैक्टली, तो फिर उस हालत में चीन को मतलब इनके तरफ से ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा बन जाना चाहिए, ठीक है। मगर जैसे मैं कहता हूं कि अभी 3-3.5 साल है, 3-3.5 साल में बहुत चीजें बदल सकती हैं और इसके बाद कैसा एडमिनिस्ट्रेशन आए, रिपब्लिकन आए, डेमोक्रेट आए, कौन ऐसा सदर आए, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि एक सदर आने से कितना फर्क पड़ा है पूरे यूएस थिंकिंग में। स्ट्रेटेजिक से एकदम से इकोनॉमिक पर आ गया है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूं कि ये दोबारा जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे, लास्ट टाइम भी आपको याद है कि जब सदर ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया था तो पहले 1 साल में किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अलग अलग जो नुमाइंदे थे, उनके इंपॉर्टेंट नुमाइंदे थे, उनको कैसे बदलाव करते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं समझता हूं कि वही स्थिति आने वाली है अभी, और उनके बाद थोड़ा और स्टेबिलिटी आएगी थिंकिंग की कि अमेरिका जैसे देश में अगर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में भी ही गलती हो जाए तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया पे रिस्क पे है उस हालत में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसी तरह से देखना चाहिए। और सर रिस्क पे जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन और ताइवान को लेकर आपने जिक्र किया है, ताइवान पर तो चीन लगातार उसको घेरने की कोशिश ही कर रहा है। आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए अभी साल, 1.5 साल, 2 साल में जब अमेरिका में प्रशासन कमजोर हुआ है, चीन की स्थिति तो मजबूती होती गई है, अगर अभी ताइवान को लेने की कोशिश शी जिनपिंग करते हैं, चीन की तरफ से कोशिश की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप अमेरिका को किस तरह से देख रहे हैं और खास करके अगर वो भारत का विश्वास तोड़ देते हैं इस बुनियाद पर? थोड़ा अभी भी मैं समझता हूं कि जल्दी है इसके ऊपर कोई ज्यादा टिप्पणी करने की, मगर बेशक हमें इसके बारे में सोच विचार करते रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा प्रीमैच्योर होगा कहना कि अमेरिका ने ताइवान का हाथ बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दिया है। क्या ये फेट कंप्लाई हो गया है कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक को चीन के हवाले कर दिया है और वो सिर्फ अटलांटिक और मेडिटेरेनियन और इन एरियाज को देखेगा? ये जरा थोड़ी जल्दबाजी होगी इस तरह के कंक्लूजन पे पहुंचने की, क्योंकि अमेरिका में अभी बहुत दम है, इकोनॉमिकली पावर हॉर्स है, पूरा दुनिया का सबसे मॉडर्न, टेक्निकली सबसे ज्यादा मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस है उसकी। तो इतनी आसानी से वो एक वॉकओवर नहीं देगा चीन को।
मैं समझता हूं कि ये एक जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक टेम्पररी फेज है। इस इकोनॉमिक फेज को जरा लेट अस ओवरकम इट और हम वापस स्ट्रेटेजिक फोकस के ऊपर आएंगे। और सर अभी जो जिस तरह से क्वाड को लेकर के जो बाकी के सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जापान है, ये लोग के अभी क्या विचार हो सकता है, क्या ये लोग सोच रहे होंगे जो भी भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया का तो हमने देखा है कि अभी हाल ही में उनके सदर जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो तो बीजिंग भी गए थे, वहां बड़े डिस्कशंस हुए हैं, इकोनॉमिक्स डिस्कशंस हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है बहुत हद तक चीन के ऊपर निर्भर होती है, ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए और इन चीजों के लिए। तो मैं समझता हूं कि वहां से लेसन लेना गलत होगा। तो वो अपने संबंध भी बनाए रखेंगे एक चीन के साथ, और साथ में सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका के साथ बने रहेंगे। ये तो है। जिस तरह से अमेरिका और यूएस की रिलेशनशिप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भारत और अमेरिका की शायद ना हो। और याद रखें कि वो अपने फाइव आइज के भी मेंबर्स हैं दोनों, तो इसलिए एक स्पेशल रिलेशनशिप ज्यादा है उनकी। भारत के साथ रिलेशनशिप अभी भी बन ही रही है, वक्त लगता है इसको बनने में। इसके अंदर चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं। पाकिस्तान से दो वजह से ये ज्यादा संबंध मजबूत हुए हैं। एक तो मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो टेरिटरी की है, और दूसरी क्योंकि मुश्किल जमाने में, कोल्ड वॉर के मुश्किल जमाने में, खासतौर पर 50s में, अर्ली 60s में पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट दिया था पाकिस्तान का। याद रखें गैरी पावर्स का U-2 हवाई जहाज जब गिरा था वहां पर सेंट्रल एशिया में, तो वो वहीं से पेशावरी से उड़ा था उस वक्त। तो अमेरिका ने ये भूला नहीं है। अमेरिका जानता है, और अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की बड़े गहरे संबंध है। हम जानते हैं, भारत जानते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं मिशंस पे, जब हम जाते हैं कोर्सेज करने के लिए अमेरिका में, हमारे साथ पाकिस्तानी भी होते हैं वहां। और बहुत दफे हम देखते हैं कि उनके साथ जो उनका बर्ताव होता है अमेरिका का, और बनिस्बत हमारे, वो ज्यादा थोड़ा वार्मथ ज्यादा होती है पाकिस्तान की। जी, मैं आपका सर एक सेमिनार था, उसमें मैं भी मौजूद था, और आप बोल रहे तो उसमें ये भी सुन रहा था कि इजराइल में भी पाकिस्तान के कुछ आर्मी अधिकारी मौजूद रहते हैं। नहीं, अधिकारी तो नहीं, मैंने ये वहां कहा था कि पाकिस्तान का अपने नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए एक तजवीज है कि दुनिया में कहीं पर भी जो अहमियत वाला कैपिटल है, तो कहीं पर भी कोई सेमिनार हो या बड़ा सिंपोजियम हो, तो वो अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं, ताकि ये ना हो कि भारत के बारे में कोई बात हो और पाकिस्तान उसको जवाब ना दे सके। तो मैंने ये कहा था कि मैं वहां गया था ये इजराइल में काउंटर टेररिज्म के सेमिनार में, और वो ग्लोबल सेमिनार में कश्मीर की बात करने के लिए, और वहां मैं समझ रहा था कि यहाँ पाकिस्तान का कौन होगा, यहाँ तो इनके साथ तो रिलेशनशिप भी नहीं है। और वहां देखा कि होटल में मेरे साथ साथ 3 पाकिस्तानी रह रहे थे, और फिर मैंने जब मुआयना किया तो देखा कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी ज्यादा हैं बनिस्बत भारत की। तो पाकिस्तान की प्रेजेंस काफी है इधर उधर। जी, तो सर मतलब मैं देख रहा था इसमें अभी जो खास करके पिछले 1 हफ्ते में जो घटनाक्रम हुए, उसमें मैं देख रहा था कई सारे पश्चिमी देशों के पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं। अभी डिप्लोमेट में भी एक मैंने आर्टिकल देखा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करते हैं तो रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जो है वो रोक देगा। मतलब मोदी की कोशिश से युद्ध रोकने में कामयाबी मिल सकती है। क्या अमेरिका का यही मानना है, और क्या आपका क्या मानना है सर? क्या भारत कोशिश करे या मोदी जी कोशिश करे तो क्या ये युद्ध रुक सकता है? सुनने में आ रहा है कि हमारे NSA साहब, डोवल साहब भी गए हुए हैं मॉस्को। गए हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल गए हुए हैं। शायद किस मामले में गए हैं वो दूसरी बात है, मगर मैं समझता हूं, मेरी कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री जी में बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं जब उन्होंने 2022 या 23 में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ताशकंद की SCO कॉन्फ्रेंस में, दिस इज नॉट द सीजन फॉर वॉर, जब उन्होंने कहा था, तो बड़ा अहमियत, बड़ा लोडेड, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जिस पहली दफे किसी ने सदर पुतिन को इस तरह से कहा था, उनके मुंह पर यही बताया था। बिल्कुल। एंड दैट क्रिएटेड काफी एक, उसके वजह से काफी एक वेव चली थी। मैं
आई डोंट नो, मैं समझता हूँ वो मोमेंटम शायद खो गया है कुछ हद तक, क्योंकि और भी चीजें शुरू हो गई, गाजा की लड़ाई शुरू हो गई, ईरान के साथ लड़ाई शुरू हो गई, जी। वो मोमेंटम वापस आना पड़ेगा। लेकिन से भारत ने भी तो वापस नहीं आता तो ये मुश्किल है कि आगे भारत इस तरीके से कुछ आगे बढ़ा सके बात को। शायद बैक चैनल में कोई ना कोई बातें हुई हो भारत और अमेरिका के बीच में, शायद डोवल साहब भी शायद क्या मालूम बैक चैनल में ही कुछ बातें वहां कर रहे हो, क्या इन चीजों पर कभी कह नहीं सकता है। जो आपने सवाल मुझसे किया है इसके बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी से एक्सपेक्टेशन है, क्या अमेरिका का एक्सपेक्टेशन है, क्या सदर ट्रंप का एक्सपेक्टेशन है कि सदर के प्रधानमंत्री मोदी कुछ न कुछ हल निकाल सकते हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, क्या चीजफायर करा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब एससीओ मीटिंग 2023 में ताशकंद में माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये रखा था और बात की थी सदर पुतिन से, उनको कहा था कि दिस इज नॉट द सीजन फॉर वॉर, तो एक वेव चली थी दुनिया में इसके ऊपर, वो एक मोमेंटम बन गया था उस वक्त। बाद में गाजा की लड़ाई आई, ये ईरान की लड़ाई आई, तो उसकी वजह से ये मोमेंटम टूट गया। तो ये मोमेंटम दोबारा बनाना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि अगर मोमेंटम कोई बना सकता है तो मैं समझता हूं भारत बना सकता है, और भी देश है बनाने के लिए। मगर अब ये टाइम आ गया है जबकि हमारे प्रधानमंत्री को अब 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका एक स्टेटस बन गया है, जिसकी वजह से वो शायद जो कहते हैं उसके ऊपर मान्यता कुछ ज्यादा होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो शुरुआत करें कुछ, तो हम लोगों की उम्मीद सबकी, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे जो एनालिस्ट होते हैं, हमारी उम्मीद बढ़ती है कि बेशक अगर कोई इस चीज के अंदर, सीजफायर के अंदर कोई प्रोग्रेस ला सकता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अब सर वापस भारत और पाकिस्तान और चीन पे आते हैं। सर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, अमेरिका अब आप कम से कम एक 4 साल का एक विंडो लेकर चल रहे हैं कि जो ट्रंप के प्रशासन में शायद ऐसा स्थिति रहने वाली है। तो इस स्थिति में आप टू फ्रंट वार का जो एक खतरा हमेशा से भारत को लेकर के बना रहता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, भारत इस चीज को कैसे डील करे? मैं तो उनमें हूं जो मैं समझता हूं कि टू फ्रंट है, शायद 3 फ्रंट वॉर भी देखनी पड़े। यस यस, बांग्लादेश की तरफ भी हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत लिखा भी है। मगर कोई इसमें मतलब जहां तक व्यूएबल फ्यूचर है 5-6 साल, मैं नहीं समझता कोई ऐसी स्थिति आ रही है। चीन जो है उसका जो फ्रंट है वो भी एक ऑल आउट वॉर वाला फ्रंट नहीं है, ये एक लो इंटेंसिटी वाला फ्रंट है, जिसके अंदर वही जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल एक्सचेंज, रॉकेट एक्सचेंज, यूएवी एक्सचेंज, इस तरह की चीजें हुई, तो एक लो एंड जैसे आजकल की हाइब्रिड लड़ाई हो रही है उस तरह की थ्रेट्स में ज्यादा टेरिटोरियल थ्रेट्स, मतलब ये कि अगर चीन की पूरी पीएलए आएगी चढ़ने के लिए उस इलाके पे और हमसे मुकाबला करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी असेसमेंट शायद सही नहीं होगी, क्योंकि चीन ने भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है 1979 से 79 में भी पछाड़े गए थे वो वियतनाम से। तो अगर चीन के विचार हैं सुपर पावर बनने के, तो वो नहीं रिस्क नहीं करेगा। जो कुछ करा, गलवान कर दिया या वॉक इन ऑपरेशन कर दिए, इधर उधर कुछ कर दिए, ये सब चलता है उनकी तरफ से। मगर ऑल आउट वॉर का जो रिस्क है वो उनके लिए, उनके पक्ष में इंटरेस्ट में नहीं रहता है। हालांकि पाकिस्तान, जहां तक पाकिस्तान आता है, ये फ्रंट जो है बड़ा एक्टिव रहेगा। हमारी तवज्जो पूरी नॉर्दर्न फ्रंट पे चली गई थी, हमने इस फ्रंट को छोड़ दिया था। हमने कहा था आर्टिकल 370 के निकालने के बाद कश्मीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, अब यहाँ कुछ नहीं होगा। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर उस पूरी चीज को वापस किया। तो ये एक बैलेंस के तौर पर हमें दोनों फ्रंट्स को अपने अपने डायनेमिक्स के साथ देखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान का फ्रंट जो है इसमें ऑल आउट वॉर के संभावना ज्यादा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मगर थ्रेट्स बने रहेंगे, ट्रिगर्स आते रहेंगे इस तरीके के। चीन के साथ भी टाइम पर याद दिलाने के लिए कि चीन के नॉर्दर्न बॉर्डर के, हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर बहुत अहमियत वाले बॉर्डर हैं, और चीन नहीं चाहेगा कि हम अपनी फोकस को, अपने तवज्जो को मैरीटाइम एरिया में, जो सदर्न मैरीटाइम एरिया है, जो मलाका से लेकर और पर्शियन गल्फ तक या सुएज कैनाल तक है, इस जगहों पर हमारी तवज्जो वो नहीं चाहेगा,
क्योंकि उसको मालूम है कि लाइफलाइन चाइना की जो है, चीन की पूरी लाइफलाइन जो है वो इंडियन ओशन है, और जी सुएज से लेकर या पर्शियन गल्फ से लेकर और वेस्टर्न कोस्ट, हांगकांग, मकाओ जी और शेंजन, जहां पर इनकी मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, ये अगर इसमें कुछ बाधाएं आ गई बीच में तो चीन की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल इस वजह से मैं समझता हूं कि जो चीन जो है एक बैलेंस तौर पे, हमारी तवज्जो जो है वो एक कॉन्टिनेंटल फोकस के साथ रखेगा नॉर्दर्न बॉर्डर पे। ओके। और सर तो क्या मान लेना चाहिए कि दक्षिण एशिया में अब जो आपने जो कहा है उसके संदर्भ में कि दक्षिण एशिया में किस तरह की राजनीति होगी, किस तरह से जियो पॉलिटिक्स होगा, उसको चीन ही कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, खास करके बांग्लादेश में जो जिस तरह से हो रही है चीजें उसको देखते हुए? देखिए, ये तो चीन की एफर्ट चलती जा रही है कब से। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो जहां तक मुझे याद है तो अर्ली 90s से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कार्रवाई चल रही है। तो चीन का इंटरेस्ट जो है साउथ एशिया में हर वक्त रहेगा, कि इस वजह से जो मैंने आपको भी बताया कि इंडियन ओशन जो है वो उसकी मेन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इंडियन ओशन से जाती हैं, पूरा साउथ एशिया जो है वो इंडियन ओशन के इर्द गिर्द है। मगर इसका मतलब नहीं कि चीन जो है वो कर सकता है जो चाहेगा वो, ये हमें कोशिश में लगातार रहना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए मालदीव्स, और रिकवरी आपने देखी कि हमारी रिलेशनशिप संबंध जो है काफी हद तक रिकवर हुए इस दफे। बिल्कुल बिल्कुल। जब 2021-22 में जब श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल डूब चुकी थी, तो उस वक्त $4 बिलियन का कहां से आए? भारत से आए। उसी ने तो बेल आउट किया, IMF ने भी बेल आउट किया और भारत ने बेल आउट किया। तो ये हमारे संबंध वहां पर भी बड़े गहरे हैं। भूटान के साथ तो है ही, बांग्लादेश के साथ लोग बहुत कह रहे हैं कि हमारी बहुत संबंध जो है वो बड़े खराब हो गए एकदम से। मैं इसको समझता हूं कि ये भी एक टेम्पररी फेज है। हमें ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर अभी कंट्रोल एक एंटी इंडियन एलिमेंट्स का है, मगर बांग्लादेश के अंदर एक प्रो इंडियन एलिमेंट भी बहुत मजबूत है। वो अभी तक अपनी आप को दिखा नहीं रहा है। भारत को उनका हाथ नहीं छोड़ना है, उनका हाथ हर वक्त मजबूत करके रखना है। मौका आएगा, जरूर मौका आएगा हमारे पक्ष में, और आप देखेंगे कि ये पूरा पलटा जो है पलट जाएगा। ओके। और इन सब चीजों में सर आपको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे आप कह रहे थे कि जो चीन जो स्लाइसिंग उसका जो एक स्ट्रेटजी रही है, वो अरुणाचल प्रदेश में या नॉर्थ ईस्ट में ये और ज्यादा बढ़ाते जी इस्लामी स्लाइसिंग, तो ये क्या ये बढ़ाते चलेगा? ये खास करके जब देख रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते थोड़े खराब ही हैं, भारत अमेरिका के। आज भी मैं ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वो तंज भी कस रहा है अमेरिका के ऊपर में, भारत को सलाह देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अमेरिका के पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये आप इन हरकतों में आप देख रहे हैं कि और इजाफा होने वाला है? ये ग्लोबल टाइम्स तो उनका माउथपीस है, तो बिल्कुल वो तो करता रहता है। और याद रखिए, चीन की ये बहुत पुराना डॉक्ट्रिन है। 2003 में इन्होंने एक डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया था, उसका नाम था 3 वॉरफेयर्स। उसमें उन्होंने सबसे मेन चीज थी मीडिया, दूसरा था साइबर, और तीसरा था लीगल। तो लीगल वॉरफेयर देखिए आपने, जो साउथ चाइना सी है उसमें पूरा लीगल वॉरफेयर ही चलाया है उन्होंने, बिल्कुल। ठीक है। और उनका मीडिया और साइबर वॉरफेयर जो है लगातार चलता रहता है। वो समझते हैं कि लड़ाई अगर जीतनी है तो लड़ाई लड़ना नहीं चाहिए। ये बड़ी अजीब लोग कहते हैं कि किस तरह का डॉक्ट्रिन है कि लड़ाई जीतनी है तो लड़ाई लड़ना नहीं चाहिए। ये सुन त्जू का बहुत पुराना कहावत है, जो चीन अभी भी अपनाता है। वो कहते हैं मजबूत रखो अपने आप को, खूब मजबूत बना के रखो, मगर जरूरी नहीं है कि जो आपके पास मजबूती है उसको इस्तेमाल करो, उसकी धमकी दो, उसको उसका असर लो, उसका प्रोजेक्शन करो, उससे असर आता है असली। तो ये चीन का पुराना रवैया है। तो आमतौर पे बहुत दफे लोग इसको गलत पढ़ते हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं ग्लोबल टाइम्स में, तो ऐसे जबरदस्त स्टेटमेंट्स आते हैं टाइम टू टाइम कि उससे आदमी बौखला जाता है कभी कभी कि ये क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ये। ठीक, जो इसको लगातार पढ़ता रहता है, जो जानता है चीन के इस डॉक्ट्रिन को, वो समझता है कि हाँ ये देखिए ये किसी वजह से कर रहे हैं, कुछ कहने के लिए कह रहे हैं। आप एकदम से एक हाथ बढ़ा रहे हैं, एक अच्छी बातें कर रहे हैं, भारत को सलाह दे रहे हैं, ये सब चीजें
मतलब आपको मिसलीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेशक अच्छी बात है, आप दे रहे हैं ये सब चीजें, हम सुन रहे हैं आपकी बात, मगर हम अपने हाँ। पक्ष में जो हमारा इंटरेस्ट है उसको अपनाएंगे। लेकिन सर मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आज से करीब 2.5-3 साल पहले की बात है, ग्लोबल टाइम्स में ही जब ये क्वाड की बैठक हो रही थी शायद, उससे पहले ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उसने लिखा हुआ था कि जो आगे जाकर के ये जो सहयोगी देश है भारत और ये अमेरिका, ये इनके बीच में आपस में लड़ाई शुरू होगी। तो मैंने आपने जो कहा है उसी चीज में मैंने संदर्भ में देखा था कि चलो ये जाहिर सी बात है भारत अमेरिका एक साथ आएंगे तो ये अपना भड़ास निकाल रहा है। लेकिन आज जब हम चीजों को देख रहे हैं तो मुझे वो पुराना आर्टिकल उनका याद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो तो खुश हो रहा होगा कि चलिए दो सहयोगी के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात उनके लिए एक फायदा उठाने वाला मौका तो है ही। बेशक बेशक इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, वो तो बहुत खुश होंगे इसके बारे में। बट उनको, बट ये मैं समझ लीजिए कि चीन जो है ना, ऐसा देश नहीं है जो इतनी आसानी के साथ जिसकी ये कन्विंस हो जाता है। उनको भी बहुत वक्त लगता है कोई चीज बनाने में, मगर वो तजवीज बनाने में बड़े तेज हैं, और जब वो डॉक्ट्रिन अपनाते हैं तो 5, 10, 15 साल के अंदर बनाकर उसको मजबूत कर देते हैं कंप्लीट। जो ये आजकल इनका नैरेटिव वॉरफेयर का सिस्टम जो है, ये 1990 में उन्होंने गल्फ वॉर 1 से सीखा था कि देखिए मीडिया जब तक नहीं आएगा, मीडिया आजकल के जमाने में बिना मीडिया के, बिना ओपिनियन के, बिना इन्फ्लुएंस के कोई लड़ाई नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब, हमारे सुनने वालों के लिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपने लड़ाई जीत ली तो दुनिया को कहना चाहिए कि आपने लड़ाई जीती, आपको नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, ये मतलब है नैरेटिव। ऑपरेशन सिंदूर में भी तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद नैरेटिव बिल्डिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे तो हम रहे। आप देखिए ये एक लगातार प्रोग्रेसिव चीज होती है। पाकिस्तान हमसे बहुत आगे था इसमें, अभी भी है शायद। पाकिस्तान ने, मैं हर दफे ये कहता हूं, और खास तौर पे इंस्टीट्यूट जो होते हैं पब्लिक रिलेशंस के इंस्टीट्यूट, वहां मैं कहता हूं लोगों को कि पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस और इंफॉर्मेशन, सूचना की अहमियत जो है शायद 1949 में समझ ली थी, क्योंकि तब उन्होंने वो ISPR को रेज किया था, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। हमने बहुत देर में समझा इसको, हमने, क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री अलग और सिविल बिल्कुल अलग, वो हमारा फ्यूजन बहुत कम था, तो इसके वजह से वो शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। पाकिस्तान में ये नहीं, आर्मी और सिविल रिलेशनशिप बहुत, इनफैक्ट आर्मी ही उनकी ज्यादातर रूल करी है, तो ये समझ जो है शायद उनके पास ज्यादा नहीं। आप जो अहमियत, ये जो पब्लिक रिलेशन की अहमियत कहते हैं सर, ये तो मैं महसूस करता हूँ बात पे। कई बार जब कोई ऐसी रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल मीडिया में जिसको लेकर के मुझे लगता है कि शायद हमारा वर्जन जाना चाहिए बाहर में, मैं खुद कई बार मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ज्यादातर तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, ना मेल पे, ना फोन पे, ना व्हाट्सएप पे। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार शायद हम मिस कर जाते हैं इन चीजों को। जी हाँ, ये बात, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात है। इसको अगर एक तरह से सब ये इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस, ओपिनियन, ये सब चीजों को मेल जोल करके रखिए तो एक स्ट्रेटेजिक टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, कि जो आप चाहते हैं ओपिनियन बनाना, वो ओपिनियन आप अपने कहावत से बनाइए, अपने कहने से बनाइए, अपनी स्टोरी टेलिंग से बनाइए। इसमें शायद कभी कभी हम लोग शायद कमजोर हो जाते हैं, मगर इसके ऊपर अब मेरे ख्याल में काम हो रहा है, काफी इंस्टीट्यूशनलाइज करने का इसका काम भारत में काफी हो रहा है। जी, और सर असीम मुनीर को आप कैसे देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रंप के साथ डिनर किया था, अभी फिर वो चीन गए हुए थे। जो चीन और अमेरिका के बीच में जो बैलेंस बनाने की पाकिस्तान की मौजूदा कोशिश है, उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका जो फायदा वो उठा पाएगा? अगर चीन उठा रहा है तो पाकिस्तान क्या उठा पाएगा? ये पहली दफे नहीं हुआ है। आपको याद है 1969 में भी जब सदर निक्सन यहाँ आए थे भारत में जुलाई के महीने में, तो यहाँ से वो पाकिस्तान गए थे इस्लामाबाद, और वहां से शायद शुरुआत हुई थी पहली दफे के चीन के साथ उन्होंने नेगोशिएट किया था पाकिस्तान के साथ कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका को मदद कर सकता है कोल्ड वॉर में चीन को अपने पक्ष में लाने। उसमें पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर जब बने थे तो वो गए थे चीन 1971 में, और वहां से पूरा रवैया जो था, पूरा कैंपेन जो था, उसको चीन को ओवरबोर्ड लाने का वहां से शुरू हुआ था। वो लग रहा है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ किसी हद तक, कि अब उसी कोशिश में है कि चीन जो है वो रूस से हट जाए। यही तो कोशिश हो रही है कि भारत को भी रूस से हटाओ और चीन को भी रूस से हटाओ, ताकि रूस को बिल्कुल आइसोलेट कर दो।
बिकॉज मैं समझता हूं कि अमेरिका के अंदर ये एक परसेप्शन प्रिवेल कर रहा है कि देखिए अभी तो रूस 144 मिलियन की पॉपुलेशन, देश कमजोर हो चुका है और लड़ाई की वजह से खास तौर पे, और मगर मौका आएगा। एक तो इसकी ड्विंडलिंग पॉपुलेशन है, ये अगले 30-40 साल में रूस की पॉपुलेशन 110 मिलियन हो जाएगी, कम हो रही है इसकी पॉपुलेशन। तो पहले तो इसका डाउनफॉल होगा और फिर रूस बढ़ेगा दोबारा जी। और जब ये बढ़ेगा तो उस तरह से सोवियत यूनियन के तरह से बढ़ेगा कि वो पूरा इलाका जो सोवियत एम्पायर में था उसको दोबारा शायद लाने की कोशिश करेगा। वही क्लैश फिर अमेरिका के साथ होगा। ये इस तरह के परसेप्शन बनाकर वो शायद चल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी रूस को बिल्कुल जहां तक हो सकते हैं, कितनी देर तक हो सकता है, रूस को कमजोर करके रखें। और उसमें चीन और भारत को रूस से अलग करने की बहुत खास जरूरत है अमेरिका को। लेकिन सर इस परसेप्शन पे अगर चले तो आगे जाकर के पता चलता है चीन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसको कंटेन करने का कोई आपके पास रास्ता ही नहीं बचेगा। ये तो आपने 1971 में सोचना चाहिए था, जब चीन को आप उठा के लाए उधर से और यूनाइटेड नेशंस के अंदर लाए और बिल्कुल बाकी आप यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में लाए और परमानेंट मेंबर बनाया सिक्योरिटी काउंसिल का। ये इतनी चीजें उस वक्त भी शायद सोचा नहीं होगा। तो ये ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, मनुष्य की फीलिंग्स होती हैं। हम कुछ हद तक, मतलब कोई लिमिट्स होती हैं हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, उसके आगे हम शायद इतना हम सोच नहीं पाते हैं इसके बारे में। जी, तो सर भारत को लेकर के अब कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? मैं अगर आखिरी सवाल पूछूं कि इस तरह से लगे कि हम किसी के पिछलग्गू भी नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी है और साथ साथ जो हमारा शक्ति है उसको भी दुनिया महसूस करे। आई थिंक इस तरह से अभी पॉलिसी हमारी चल रही है, उसमें कोई ऐसी कोई हानि नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन इट। हमने काफी रेजिस्ट किया है पिछले 5-6 साल से, तो खासतौर पे जब से ये प्रेशर आया है हमारे पर तेल के लिए और हथियारों के लिए, जब प्रेशर आया है तो हमने काफी अच्छे तरह से टॉलरेट किया है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाया है हमने। यही हमको लगातार रखना चाहिए और उनको विल्ट नहीं करना चाहिए अंडर प्रेशर। तभी मैंने कहा कि देखिए ये प्रेशर जो है सदर ट्रंप आपके ऊपर लगाते रहेंगे, एक बुली के तौर पे आपके ऊपर चलता रहेगा। अमेरिका भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बुली है, वो बुली आपको करता रहेगा। कोशिश ये देखनी है कि आखिर में, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी मिसाल है कनाडा की। कनाडा को आप देख लीजिए, बड़ा बुली करने की कोशिश की कनाडा को, कनाडा ने नहीं कुछ माना जी, कनाडा नहीं माना। अब पहला है देश है कनाडा जिसने पैलेस्टाइन को भी पहचान रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज कर। उस दिन उन्होंने ड्रॉपिंग भी की है, खाने की ड्रॉपिंग भी की है अपनी एयरफोर्स के जरिए। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, तो ये हमें जो है इस तरह से हमको बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया और काफी जानकारी भरी बातें आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत प्लेजर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सर।